बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान ने अमेरिका या इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाया तो तेहरान पर कयामत गुजर जाएगी, ट्रंप के एडवाइजर की सख्त वार्निंग। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर जबरदस्त सफारती सरगर्मियां, ट्रंप और रूहानी ने की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें, सीरिया बहरान और पाबंदियां अहम मौजू। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से गैस खरीदते रहेंगे, तुर्की ने किया ऐलान, हिंदुस्तानी कंपनियां ईरानी तेल खरीदना बंद कर देंगी। सऊदी अरब और कुवैत ने यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। यूएई ने कहा बहरान को हल करने के लिए बातचीत की तायीद करते हैं। इराक के बसरा में बंदूक बरदारों ने खातून इंसानी हुकूक कारकुन को हलाक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दस्तूरी लिहाज से दुरुस्त करार दिया, बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन्स और स्कूल से जोड़ना जरूरी नहीं रहा। अत्तापुर एक्सप्रेस वे पर दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया, पुलिस तमाशा देखती रही, लोग वीडियोस बनाते रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमान क्लासमेट से दोस्ती पर पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट को पीट दिया, वीडियो वायरल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं। ईरान अमेरिका तनाव से। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ईरान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ईरान के लिए कयामत बर्पा हो जाएगी। जॉन बोल्टन ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर हसन रूहानी के बीच यूएन जनरल असेंबली के मौके पर तकरार हुई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा कि मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि अगर ईरान हद पार करेगा और हमारे इत्तेहादियों या हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका क्या हशर होगा, उस पर कयामत गुजर जाएगी। ईरान न्यूक्लियर डील की मुखालिफत करने वाले एक इदारे में तकरीर करते हुए जॉन बोल्टन ने एक बार फिर ईरान न्यूक्लियर डील को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह अमेरिका की तारीख का सबसे बदतरीन समझौता है और यह अमेरिका की सबसे बदतरीन सिफारती शिकस्त है। जॉन बोल्टन ने कहा कि इस समझौते में ईरान की सरगर्मियों या खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने की उसकी कार्रवाइयों और न्यूक्लियर फैलाव को रोकने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और सबसे बदतरीन बात यह है कि यह समझौता ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के रास्ते पर जाने से रोकने में नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जनरल असेंबली में ईरान पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ हसन रूहानी ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका की हुकूमत ईरान की हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश कर रही है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की यकतरफा और नाजायज पाबंदियों को माशी दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि ये तरक्की के हक की खिलाफ वर्जी है। जनरल असेंबली के 73वें सेशन से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि इस्लामी इनकलाब के बाद से ही ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसी गलत रही है। ट्रंप ने इससे पहले इल्जाम लगाया कि ईरान बदअमनी, मौत और तबाही फैला रहा है और उन्हें दुनिया के मुल्कों से कहा कि वो ईरान को अलग थलग कर दे। हसन रूहानी ने कहा कि उन्होंने कभी भी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर नहीं की और ऐसी मुलाकात मुनासिब नहीं है। रूहानी ने CNN से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनरल असेंबली के मौके पर हसन रूहानी ने कई यूरोपीय मुल्कों के लीडर से मुलाकातें की। इनमें फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और नॉर्वे शामिल है। यूरोपीय मुल्कों ने चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक नया मैकेनिज्म बनाने से इत्तेफाक किया है जिसके तहत अमरीकी पाबंदियों को बेअसर करने की कोशिश की जाएगी जो उसने ईरान के खिलाफ लगाई हैं। यह फैसला किया गया कि ईरान के साथ बिजनेस जारी रखा जाएगा और अदायगियों के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जाएगा।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से गैस खरीदता रहेगा। ईरान तुर्की को गैस सप्लाई करने वाला एक अहम मुल्क है। तुर्की अपनी फ्यूल की जरूरतों के लिए 100% बाहर पर डिपेंड है। तैयब एर्दोगान के हवाले से एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मैं अपने लोगों को मौसम सरमा में फ्रीज कर दूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ईरान से गैस नहीं खरीदेंगे तो मेरे लोगों के घरों को मैं किस तरह गरमाऊंगा। इससे पहले यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने अमरीकी पाबंदियों पर गुस्से का इजहार करते हुए इन पाबंदियों को मुआशी दहशतगर्दी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाबंदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने को कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने फलस्तीनियों का साथ देते रहने का ऐलान किया और इल्जाम लगाया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आंखों के सामने फलस्तीन, म्यांमार और दूसरे मकामात पर कत्लेआम होता रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर कई आलमी लीडर से मुलाकातें की। उन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ सीरिया की सूरत हाल, ईरान के जारहाना रवैये और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत के बारे में बातचीत की। फ्रांस के सदर ने कहा कि फलस्तीनियों को ताकत के जरिए कुचलने से मिडल ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने जनरल असेंबली से खिताब करते हुए ये बात कही। तुर्की में एक बम धमाका हुआ जिससे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए। इस हमले के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर शुबा किया जा रहा है। यह धमाका सरनाक सूबे में हुआ जहां कुर्दों की आबादी ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अफगानिस्तान में अलग अलग हवाई हमलों में 21 शहरी हलाक हो गए। ये बात साफ नहीं है कि ये हमले नाटो ने किए हैं या अफगान फौज ने। मैदान वर्दक सूबे में किए गए एक हमले में एक ही खानदान के 12 बच्चे और औरतें हलाक हो गए। इराक के बसरा में नकाबपोश बंदूक बरदारों ने एक खातून इंसानी हकूक कारकुन को हलाक कर दिया जो 4 बच्चों की मां है। यह वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया है जब बसरा में मुसलसल तनाव पाया जा रहा है, जहां पर कई महीनों से मुजाहरे हो रहे हैं। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि साद अल अली ने बसरा में होने वाले मुजाहरों में अहम रोल अदा किया था। 46 सदस्य साद अल अली फौरी दम तोड़ गई। उन्हें उनके शौहर के साथ उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी कार में बैठ रहे थे। साद अल अली के शौहर भी इस हमले में जख्मी हो गए, जिनका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। यह हमला बसरा के अब्बासिया जिले में किया गया। बसरा में कई हफ्तों से लोग नौकरियों और बुनियादी सहूलतों का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहरों के दौरान गड़बड़ के वाकयात भी पेश आए, जिनमें सरकारी इमारतों और ईरान की ताईद रखने वाले ग्रुप्स के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के काउंसलेट पर भी हमला किया गया। सऊदी अरब और कुवैत ने यमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पर गुस्से का इजहार किया। इस रिपोर्ट में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया था और सऊदी इत्तेहाद पर उंगलियां उठाई गई थी। यूनाइटेड नेशंस में कुवैत के सफीर जमाल अल गनीम ने इंसानी हकूक कमीशन में खिताब करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस रिपोर्ट में झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। यूएन एक्सपर्ट्स ने अरब मुल्कों को जानबूझकर निशाना बनाया है। कुवैत के सफीर ने अरब इत्तेहाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यमनी अवाम की जिंदगियों में उम्मीद और आम हालात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल अजीज अल वास्ती ने कहा कि इस रिपोर्ट में जल्दी में नतीजे निकाले गए और यह रिपोर्ट गलतियों का पलंदा है। इंसानी हकूक काउंसिल में खिताब करते हुए सऊदी सफीर ने कहा कि इस रिपोर्ट में सऊदी इत्तेहाद की तरफ से दी गई मालूमात को नजरअंदाज कर दिया गया। सऊदी सफीर ने अल हुसियों की जारहियत की मजम्मत की और कहा कि वो आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। यूएई के काला ओहदेदार ने कहा है कि वो यमन के बारे में नई बातचीत के लिए यूनाइटेड नेशंस की तजवीज़ों की तायद करते हैं। यूएई के मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रक़ाश ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स के साथ कारआमद बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे की तजवीज़ों की तायद करते हैं। हाल ही में यमन बहरान को हल करने के लिए बातचीत की कोशिशें नाकाम रही हैं। फलस्तीन की सियासी पार्टियों ने गजा के बारे में महमूद अब्बास की पॉलिसियों को निशाना बनाया है और इल्जाम लगाया है कि वो कौमी पॉलिसियों को तोड़ रहे हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि महमूद अब्बास ने नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स में किए जाने वाले ऐलानात को तोड़ा है। कई पार्टियों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बातें कही गई। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने दुनिया से कहा है कि वो फलस्तीनियों की आवाज सुने और उनकी कुर्बानियों और तकलीफों को महसूस करे। इस्माइल हानिया ने इसराइली कार्रवाई में जाम बहक फलस्तीनी के जनाजे में हिस्सा लेते हुए ये बात कही।
जर्मनी और सऊदी अरब ने अपने सिफारती तनाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने जर्मन वजीर खारजा को जल्द से जल्द सऊदी अरब के दौरे की दावत दी। इस मौके पर जर्मनी के वजीर खारजा तेको मास ने कहा कि हम दोनों मुल्कों के बीच करीबी ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पिछले साल नवंबर में जर्मनी के उस वक्त के वजीर खारजा सिगमार गैब्रिएल ने मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के रोल पर तनकीद की थी और उनके बयानात को मिडल ईस्ट खासतौर पर यमन में सऊदी अरब की पॉलिसियों पर तनकीद की नजर से देखा गया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने एक्टर नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया कि औरतों के ताल्लुक से उनका रवैया ठीक नहीं होता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासिल। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने अमेरिका या इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाया तो तेहरान पर कयामत गुजर जाएगी, ट्रंप के एडवाइजर की सख्त वार्निंग। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर जबरदस्त सफारती सरगर्मियां, ट्रंप और रूहानी ने की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें। सीरिया बहरान और पाबंदियां अहम मौजू। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से गैस खरीदते रहेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। हिंदुस्तानी कंपनियां ईरानी तेल खरीदना बंद कर देंगी। सऊदी अरब और कुवैत ने यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। यूएई ने कहा बहरान को हल करने के लिए बातचीत की तायीद करते हैं। इराक के बसरा में बंदूक बरदारों ने खातून इंसानी हुकूक कारकुन को हलाक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दस्तूरी लिहाज से दुरुस्त करार दिया। बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन्स और स्कूल से जोड़ना जरूरी नहीं रहा। अत्तापुर एक्सप्रेस वे पर दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। पुलिस तमाशा देखती रही, लोग वीडियोस बनाते रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमान क्लासमेट से दोस्ती पर पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट को पीट दिया, वीडियो वायरल। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया ने पहली मर्तबा P-800 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। रशिया इन दिनों बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें कर रहा है, जिसके दौरान यह तजुर्बा किया गया। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब सीरिया में रशिया के एक हवाई जहाज को मार गिराए जाने से काफी तनाव पैदा हो गया है। रशिया ने इस वाक़े के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई, लेकिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाले इस सलूक को नस्लकुशी मानने से इनकार कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार के हवाले से यह बात कही गई। मोरक्को की नेवी ने माइग्रेंट्स की एक तेज रफ्तार कश्ती पर फायरिंग कर दी, जिससे एक औरत हलाक हो गई और 3 लोग जख्मी हुए। मोरक्को की वजारत दाखिला ने यह बात बताई। ओहदेदारों ने कहा कि इस कश्ती के स्पेनिश ड्राइवर ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फायरिंग की गई। इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्ती पर जुमला 25 लोग सवार थे, जिनमें इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। उनका ताल्लुक स्पेन से बताया गया है।
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان نومبر میں ایران سے تیل خریدنے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا. اس طرح ایران امریکی پابندیوں سے متاثر ہوتے ہوئے اپنے ایک بڑے خریدار سے محروم ہو جائے گا. انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن نے نومبر میں ایرانی کارپوریشن سے درخواست نہیں کی ہے. امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ جو بھی ملک نومبر سے ایران سے تیل خریدے گا اس کے خلاف بھی پابندیاں لگائی جائیں گی. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی آدھار اسکیم کو دستوری لحاظ سے درست قرار دیا ہے، لیکن اس کے بعد استعمالات کو ختم کر دیا ہے جن میں آدھار کو بینک اکاؤنٹس اور موبائل فونز اور اسکولوں سے جوڑنے کا عمل شامل ہے. چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت والی 5 ججوں کی بینچ نے کہا کہ آدھار آئی ٹی ریٹرنز اور پین نمبر کے الاٹمنٹ کے لیے ضروری ہوگا، لیکن بینک اکاؤنٹس اور ٹیلی کام سروس پرووائڈرز کو آدھار دینا ضروری نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے بھی آدھار لازمی نہیں رہے گا. سپریم کورٹ نے ریمارک کیا کہ آدھار کے ذریعے سماج کے نظر انداز کیے گئے طبقے کو عزت حاصل ہوئی ہے. آدھار کا یہ فیصلہ اتفاقی رائے سے نہیں ہوا. آدھار کی مخالفت کرنے والے ایک جج چندرچوڑ نے کہا کہ آدھار پروگرام کے ذریعے معلومات کی پرائیویسی متاثر ہوئی ہے اور آدھار اسکیم کو برخاست کرنا چاہیے. بی جے پی نے کہا کہ آدھار کے تعلق سے سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام دوست بی جے پی حکومت کی کامیابی ہے. اس دوران کانگریس نے الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت آدھار کا استعمال لوگوں کی جاسوسی کے لیے کر رہی ہے. وزیر فائنانس ارون جیٹلی نے کہا کہ آدھار کا فیصلہ تاریخی ہے. انہوں نے کہا کہ آدھار اسکیم سے حکومت کو ہر سال 90 کروڑ روپے کی بچت ہو رہی ہے. جیٹلی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مودی حکومت کی کامیابی ہے. ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد 3 پولیس آفیسرز کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون پولیس آفیسر ایک مسلمان مرد سے تعلق رکھنے پر ایک عورت کو مار رہی ہے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کانسٹیبل ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو مسلسل مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہیں ایک مسلمان پسند آیا، حالانکہ اتنے ہندو موجود ہیں. اس خاتون کانسٹیبل نے اس عورت کا سکارف بھی چھین لیا جو اپنا چہرہ چھپانے کے لیے استعمال کر رہی تھی. یہ واقعہ اتر پردیش کے میرٹھ میں پیش آیا. یہ عورت اور اس کا مسلمان دوست دونوں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں. اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. پتہ چلا ہے کہ ویڈیو میں جس لڑکی کو دکھایا گیا اسے وی ایچ پی کارکنوں نے پولیس کے سامنے پیش کیا تھا. ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ اس واقعے سے یو پی پولیس کی بدنامی ہوئی ہے. ایسے رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. حیدرآباد میں عطاپور روڈ پر دن دہاڑے بے رحمی سے قتل کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. حملہ آوروں نے مصروف سڑک پر کلہاڑی سے حملہ کرتے ہوئے ایک شخص کو قتل کیا. اس وقت وہاں درجنوں لوگ موجود تھے لیکن کسی نے بھی اس قتل کو روکنے کی کوشش نہیں کی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر پولیس کی ایک گاڑی بھی موجود تھی اور گزر رہی تھی. یہ واقعہ عطاپور ایکسپریس وے پر پیش آیا. حملہ آور مسلسل کلہاڑی سے اس شخص پر وار کر رہے تھے اور آس پاس چلنے والے لوگ صرف موبائل فون سے ویڈیوز بنا رہے تھے. اس دوران پولیس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مقتول کی پہچان رمیش کی حیثیت سے کی. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا رمیش عدالت جا رہا تھا جہاں کچھ لوگوں نے اسے روکا اور ہلاک کر دیا. پتہ چلا کہ یہ لوگ مہیش گوڑ نامی شخص کے رشتہ دار تھے جس کا اگست میں قتل کیا گیا تھا. ان لوگوں نے مہیش کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی کی. مہیش کو 35 سالہ رمیش نے ایسا کہا جاتا ہے کہ قتل کیا تھا. رمیش جمعرات بازار کا رہنے والا بتایا گیا ہے. اس کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی تھی. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گیا. ویسٹ بنگال میں بی جے پی کے بند کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے. کئی بسوں کو آگ لگا دی گئی. کئی جگہ بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے کارکنوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں. ٹرین ٹریفک بھی متاثر رہی. بی جے پی نے اسلام پورہ علاقے میں 2 اسٹوڈنٹس کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے لیے یہ بند منایا.
टीआरएस की बागी लीडर कोंडा सुरेखा कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वो दिल्ली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मिली और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। उनके साथ उनके शौहर कोंडा मुरली भी कांग्रेस में शामिल हुए। सुरेखा और मुरली ने टीआरएस लीडरशिप पर तनकीद की। वो इस बात से नाराज थे कि टीआरएस ने जिन 105 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें उनका नाम शामिल नहीं है। सुरेखा पिछली असेंबली में वरंगल ईस्ट हल्के से टीआरएस की रुकने असेंबली थी। एक दिन पहले हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुरेखा और मुरली ने टीआरएस को करप्ट पार्टी करार दिया और कहा कि वो खानदानी राज को आगे बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अदाकार नाना पाटेकर पर उनके साथ नामुनासिब सलूक का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि यह वाकया 2009 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आया था। तनुश्री दत्ता आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2010 में देखी गई थी। उन्होंने एक मैगजीन जूम टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि हर कोई नाना पाटेकर के बारे में जानता है। वो हमेशा औरतों के ताल्लुक से बेइज्जती का रवैया अख्तियार करते हैं। इंडस्ट्री के लोग उनके रिकॉर्ड को जानते हैं। उन्होंने अदाकाराओं के साथ मारपीट भी की। उन्होंने दस्तदराजी भी की। औरतों के साथ उनका रवैया हमेशा भद्दा रहा है, लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं लिखा है। नाना पाटेकर ने अब तक तनुश्री दत्ता के इन इल्जामात पर कोई तबसरा नहीं किया। नाना पाटेकर के अलावा तनुश्री दत्ता ने इससे पहले डांस डायरेक्टर गणेश आचार्य पर भी उंगली उठाई थी। इस दौरान इंडियन अमेरिकन राइटर और मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने कहा कि जब वो 16 साल की थी उनका रेप किया गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके बॉयफ्रेंड ने उनका रेप किया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने अमेरिका या इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाया तो तेहरान पर कयामत गुजर जाएगी। ट्रंप के एडवाइजर की सख्त वार्निंग। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर जबरदस्त सफारती सरगर्मियां। ट्रंप और रूहानी ने की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें। सीरिया बहरान और पाबंदियां अहम मौजू। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से गैस खरीदते रहेंगे। तुर्की ने किया ऐलान, हिंदुस्तानी कंपनियां ईरानी तेल खरीदना बंद कर देंगी। सऊदी अरब और कुवैत ने यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रद्द कर दी। यूएई ने कहा बहरान को हल करने के लिए बातचीत की तायीद करते हैं। इराक के बसरा में बंदूक बरदारों ने खातून इंसानी हुकूक कारकुन को हलाक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दस्तूरी लिहाज से दुरुस्त करार दिया। बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन्स और स्कूल से जोड़ना जरूरी नहीं रहा। अत्तापुर एक्सप्रेस वे पर दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया। पुलिस तमाशा देखती रही, लोग वीडियोस बनाते रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमान क्लासमेट से दोस्ती पर पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट को पीट दिया, वीडियो वायरल। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।